Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss some important questions regarding your exams for your upcoming exam. So इससे प्रीवियस 2 लेसन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। थोड़ा सिंपल है ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। So the question is SOLO stands for SOLO किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? System of the observed learning outcome, Structure of the observed learning output या फिर Structure of the observed learning outcome, सिस्टम ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। देखो बहुत सिंपल सी बात है, सोलो का जो मतलब है कि एक स्ट्रक्चर जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या लर्निंग आउटकम्स आपके आ रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो यही होगा, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू सोलो टेक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। अगर वन एस्पेक्ट की बात की जा रही है किसी टास्क की, तो वो यूनि स्ट्रक्चरल होगा, मल्टी स्ट्रक्चरल होगा, रेशनल होगा या फिर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होगा। देखिए, अगर एक एस्पेक्ट की बात की जा रही है टास्क को देखने के लिए, तो एक से आप यूनिक समझ सकते हैं। अगर वो कहेंगे मल्टी एस्पेक्ट ऑफ द टास्क, तो फिर आप मल्टी स्ट्रक्चर कहते हैं, मैनी वेज भी बोल सकते थे वो इसमें, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वन एस्पेक्ट बोला है, तो आपका ये यूनि स्ट्रक्चर लेवल हो जाता है। सो सिंपोजियम क्या कहते हैं? सिंपोजियम किसका टाइप होता है? डिस्कवरी मेथड का, डिस्कशन मेथड का, लेक्चर मेथड का या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का। देखो, लेक्चर मेथड इज वेरी सिंपल, कि जो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड होता है जिसको एक्सपोजिटरी मेथड भी हम बोलते हैं। जब टीचर लेक्चर दे रहा है क्लास के अंदर और बच्चे सुन रहे हैं, तो मोस्टली ये कहा जाता है कि जब लेक्चर मेथड होता है तो बच्चे बहुत पैसिव होते हैं, टीचर खुद से बोलता है तो टीचर एक्टिव होता है। तो इसलिए इस मेथड को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। डिस्कवरी मेथड, जब बच्चे किसी चीज को इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कुछ भी हो सकता है। आपने कोई टास्क बच्चे को दे दिया, उसको बच्चा डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, कोई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को दिखा के बच्चे को समझा रहे हो। जैसे जनरली अगर हम लोग लैब में काम करते हैं, लैब्स में हम अपने स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि देखो ये प्रैक्टिकल ऐसे होता है। अगर हम ओनियन पील वगैरह का कर रहे हैं, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने किए हैं 9th-10th में, तो आप किसी भी चीज को आप किसी चीज को दिखा के तब बच्चों से करवाओगे, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लेकिन अगर सिंपोजियम की बात होती है, तो सिंपोजियम का मतलब होता है डिस्कशन मेथड, कि आप एक पैनल में बैठ के 4-5 लोग और आप किसी चीज को डिस्कस कर रहे हो। तो दैट मीन्स सिंपोजियम आपका एक डिस्कशन मेथड होता है, एक डिस्कशन मेथड का ही एक टाइप है। क्वेश्चन इज, इवैल्यूएशन जो कि मॉनिटर करती है लर्निंग प्रोग्रेस, वो कौन सी इवैल्यूएशन होती है जिससे लर्निंग प्रोग्रेस मॉनिटर होती है? मतलब कि आपकी जो लर्निंग है वो सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कैसे ठीक करें। तो वो होगा हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्योंकि मॉनिटर जब आप करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस को, एक तो होता है कि आप प्रेविटी देख रहे हैं, बच्चे को डायग्नोस कर रहे हैं, तो आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन जब आप मॉनिटर करते हैं लर्निंग प्रोग्रेस, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए आप बच्चों को चेक कर रहे हैं कि वो बच्चा समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि आप लर्निंग प्रोग्रेस को चेक कर रहे हैं, बच्चा जो हम आपको बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। दैट मीन्स ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है जब आप फॉलो अप देखते हैं, डिग्रीज चेक करते हैं कि प्लेसमेंट करने के बेसिस पे, तो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। डायग्नोस्टिक, जब आप वीकनेस चेक कर रहे हैं बच्चे की, फिर आप उसे उसके अकॉर्डिंग रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन्स आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं। सबमिटिव इवैल्यूएशन जो एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है, जब सब सारा आप कोर्स कंप्लीट करा चुके होते हैं और आप बच्चे के एग्जाम लेते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द सिलेबस, तो ये आपका सबमिटिव हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, असेसमेंट दैट इज कंडक्टेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द टीचिंग। जब टीचिंग स्टार्ट करने से पहले आप बच्चे को असेस करके देख रहे हैं कि बच्चे को क्या आता है, क्या नहीं आता, क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो वो आपका इनिशियल असेसमेंट होगा, फॉर्मल असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा या फिर सबमिटिव असेसमेंट होगा। इनिशियल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, देखो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये है, फॉर्मेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ड्यूरिंग द क्लासरूम नहीं हो रहा, सबमिटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ नहीं हो रहा, तो दो तो अपने आप आपके खत्म हो गए। तो ये आपका फॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। फॉर्मल असेसमेंट इन द सेंस कि आप फॉर्मली क्लास में गए हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप चीजों को चेक करके देख रहे हैं बच्चों को कितना आता है। फॉर्मेटिव में आप क्लास के ड्यूरेशन में देखते हैं, पढ़ाते हुए चेक करते हैं कि जो बच्चे क्लास में अटेंटिव है नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा है बच्चों को समझ में, तो आप अपना कहीं ना कहीं डिलीवरी पैटर्न चेंज करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चा उस चीज को अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पा रहा है। तो वो दोनों के लिए एक तरह से फीडबैक हो जाता है फॉर्मेटिव में। फॉर्मल असेसमेंट जब क्लास स्टार्ट करने से पहले, स्टार्ट ऑफ द टीचिंग, प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द टीचिंग, तो आपका फॉर्मल असेसमेंट हो गया।
क्वेश्चन इज एंड डैश असेसमेंट इज वन विच मेजर्स दैट इज इंटेंडेड टू मेजर। बहुत अच्छी लाइन है ये, अक्सर आपको मिलेगी देखने के लिए कि आप जब असेसमेंट ले रहे हो तो आप वही चीज मेजर कर रहे हो जो कि आप मेजर करना चाहते हो। उस असेसमेंट को आप क्या बोलोगे? वैलिड असेसमेंट, इनवैलिड असेसमेंट, रिलायबल या फिर अनरिलायबल? हम जानते हैं रिलायबल क्या होता है। रिलायबल क्या होता है? कंसिस्टेंसी। आप एक चीज चेक करना चाहते हो और आप उस चीज को बार बार चेक करो और आपके अगर रिजल्ट सेम आ रहे हैं, दैट मींस आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है, आप सही टेस्ट ले रहे हो। अब बात आती है वैलिड और इनवैलिड की। वैलिड मतलब कि मैं चाहती हूँ, मैं गेस करिए कि मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट लेने लगी हूँ इंग्लिश का, ठीक है। मुझे तो ये देखना था कि मैं खुद एक मैथ्स की टीचर हूँ, तो मुझे तो अपने बच्चों को मैथ्स का टेस्ट लेना है ना। मैं इंग्लिश टेस्ट करके क्या करूंगी बच्चों का? मैथ्स की क्लास में अगर मैं इंग्लिश का टेस्ट अपने बच्चों को ले रही हूँ, फिर उनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ कि नहीं तुम्हारी लैंग्वेज सही नहीं है, या गेस करो कि मैं एक मैथ्स की टीचर होने के बाद मैंने बच्चों की प्रॉब्लम्स का, आपने स्पेलिंग बड़ी मिस्टेक की है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही नहीं बनाई, मैं इस चीज पर फोकस करी बजाय इसके कि बच्चे ने अगर कैलकुलेशन सही की है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूँ। थोड़ी बहुत चीज होती है, लेकिन आप किसी दूसरी चीज पे फोकस करने लग जाओ तो वो आपका इनवैलिडिटी में आ जाता है। लेकिन जो चीज आप चेक करना चाह रहे हो, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ये पता चल जाए मेरे मैथ्स की क्लास में मैथ्स के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सिलेबस उनके एग्जाम में आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स कि मैं बिल्कुल वैलिडिटी चेक कर रही हूँ कि मैं मैथ्स की टीचर हूँ, बच्चे के अंदर मैथ्स की स्किल्स को मैं चेक कर रही हूँ। लेकिन मैथ्स की क्लास में मैं किसी और चीज का टेस्ट लेने लग जाऊँ, दैट मीन्स इनवैलिड। तो आप जो मेजर करना चाहते हैं आप उसी को मेजर करें, दैट मीन्स यू वैलिड असेसमेंट, क्या आप बिल्कुल वैलिड असेसमेंट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टेक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। कितने डोमेन्स होते हैं टेक्सोनॉमीज में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में? हम जानते हैं हमारे पास 3 डोमेन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड होता है हमारा अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड होता है हमारा साइकोमोटर। और हम ये भी जानते हैं कॉग्निटिव डोमेन किस चीज के साथ इंटरेक्ट करता है? इंटेलिजेंस। कॉग्निटिव डोमेन में हम इंटेलिजेंस चेक करते हैं और अफेक्टिव डोमेन में हम क्या चेक करते हैं? वैल्यूज, इमोशंस, ये सब चीजें आपकी अफेक्टिव के साथ आ जाती हैं। जब बात करते हैं हम साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब आता है मोटर स्किल्स वगैरह जब आप चेक करने लगते हो, तो ये सब चीजें हमारी साइकोमोटर डोमेन में आ जाती हैं। तो इस हिसाब से हमारा 3 हो जाते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं हमारे टेक्सोनॉमीज के। नेक्स्ट आता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अगर आपको पता है कि 3 डोमेन्स होता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है, अफेक्टिव डोमेन होता है, साइकोमोटर डोमेन होता है, फिर अगर हमसे ये पूछा जाए कि कॉग्निटिव डोमेन कौन सा होता है, हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है, तो अगर हमें कॉग्निटिव डोमेन का पूरा सीक्वेंस पता होगा तो हम बता सकते हैं उसके हाईएस्ट लेवल पे कौन सा आता है। हम जानते हैं सबसे लोअर लेवल पे आते हैं हमारी नॉलेज, सेकंड पे आता है फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन, फिर आता है हमारा एप्लीकेशन, फिर हम के एनालिसिस, सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जो होता है हमारा बिल्कुल हायर ऑर्डर पे हमारा इवैल्यूएशन आता है, लोअर ऑर्डर पे पूछा जाए तो हमारा नॉलेज आता है। तो इसमें हमारा हायर ऑर्डर क्या होता है? हमारा इवैल्यूएशन। कॉग्निटिव डोमेन के ग्रुप्स कितने होते हैं? अभी हमने कितने पढ़े थे? कितने ग्रुप्स थे यहाँ? पूरे 6 थे ये सब ग्रुप्स, 1 2 3 4 5 6 सब ग्रुप्स थे। तो अगला क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाता है कि कॉग्निटिव डोमेन में हमारे कितने सब ग्रुप्स हैं? 6 सब ग्रुप्स हैं। And the next question is, there are 3 phases of teaching given by P. Jackson. P. Jackson की दिए हुए 3 stages, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? देखो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। प्री एक्टिव फेज, अंडर एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। देखो अगर आपने सिलेबस को थोड़ा सा पढ़ा है तो आपको पता होगा कि टीचिंग में 3 ही फेजेस आती हैं। प्री एक्टिव जब क्लास स्टार्ट करने से पहले आप करते हैं, इंटरएक्टिव जब आप क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, पोस्ट एक्टिव जब क्लास खत्म होने के बाद आप बच्चों को टेस्ट ले रहे हैं। तो अंडर एक्टिव इसमें कोई फेज नहीं होती, 3 फेजेस ही आपकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट ऑर्डर बताना है हमें अफेक्टिव डोमेन का। अफेक्टिव डोमेन का जो बिल्कुल राइट ऑर्डर है वो क्या होगा? कैसे आप अटेंड करते हो, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हो, कैसे आप वैल्यू करते हो, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को, और फिर कैसे आप कैरेक्टराइज करते हो। हम पहले अटेंड करते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर वैल्यू करते हैं, फिर और चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन कैरेक्टराइजेशन होता है हमारा। ये इसका राइट ऑर्डर है हमारे अफेक्टिव डोमेन का। अब आता है हमारा, अब हमें सब साइकोमोटर डोमेन के बताना है। इससे पहले वाले में कॉग्निटिव बता चुके, अफेक्टिव बता चुके, अब हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन्स।
तो साइकोमोटर डोमेन में हम क्या करते हैं, पहले परसीव करते हैं, फिर हम चीजों को सेट करते हैं, फिर एक गाइडेड रिस्पॉन्स हमें मिलता है, फिर हम मैकेनिज्म बनाते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स हमारा होता है, उसके बाद हम चीजों को अडेप्ट करते हैं, देन हम ओरिजिनेट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ही इसका सही आंसर है, जो कि हमारे सब ग्रुप्स है साइकोमोटर डोमेन के। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ टीचर डेवलप्स, जो कि जुलाई 2019 में आ चुका है आपका। टीचर एक डेवलप करती है अचीवमेंट टेस्ट, और उसका जो टेस्ट आइटम है वो कैसे है, हाई डिफिकल्टी वैल्यू है और बहुत डाइवर्जेंट है। मतलब डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे हैं, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो इसका एग्जांपल को हम क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या फिर समेटिव। देखो क्वेश्चन हाई डिफिकल्टी वैल्यू है और बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है। क्लास में आप पूछ रहे टीचर ने टेस्ट डेवलप किया, तो ये आपका डायग्नोस्टिक होगा, फॉर्मेटिव होगा या फिर समेटिव होगा। देखो इसमें हम कोई डिफिकल्टी, मतलब वो रेमेडी वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो डायग्नोस्टिक नहीं होगा। एट द एंड नहीं है तो डायग्नोस्टिक नहीं होगा, फॉलोअप वगैरह कुछ नहीं हो रहा तो ये प्लेसमेंट भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाता है, सॉरी डायग्नोस्टिक होगा, क्योंकि हाई डिफिकल्टी वैल्यू जिसमें आप वाइडली डाइवर्जेंट कंटेंट डोमेन्स आप लेके चल रहे हैं। फॉर्मेटिव इसलिए नहीं होगा, क्लास के बीच में नहीं, आपने टेस्ट को डेवलप किया है बच्चे की वीकनेस चेक करने के लिए, क्योंकि डिफिकल्टी वैल्यू इसलिए रखा था क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि बच्चा, अगर हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन रखते हैं तो बच्चा उसका आंसर प्रॉपर्ली दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, ड्यूरिंग द क्लास नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेटिव नहीं होगा, ये डायग्नोस्टिक होगा। सॉरी। सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी। सो सी यू सून with the next upcoming video. Stay blessed and enjoy learning.